हे एवरीवन, दिस इज सनू मलिक। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। तो आज हम करने वाले हैं टर्म 2 का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में, और इसमें हम करेंगे सभी चैप्टर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले द प्रपोजल। सो आपके चैप्टर्स है मैडम राइट्स द बस, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1, 2 एंड 3, द सर्मन एट बनारस एंड योर प्ले द प्रपोजल। इसमें हम पहले इनकी समरी करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि पहले प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके 3 पार्ट्स हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये स्टोरी है एक बेकर के बारे में, कैसे वो वहां पर आता है, उसका अराइवल कैसा, उसने कैसी ड्रेस पहनी हुई है और वो बच्चों के लिए क्या लेके आता है। द बेकर कैरिड अ बास्केट ऑन हिज हेड। जैसे ही मॉर्निंग में वो बेकर आता है, उसने हेड पर एक बास्केट ली होती है और उसमें बहुत सारी ब्रेड्स होती हैं। ही कैरिड अ बैम्बू स्टैंड विद हिम। जब वो बेकर आता है तो सर पर उसके एक टोकरी होती है और हाथ में एक बैम्बू स्टैंड होता है, इस तरह से, जिसपे वो अपनी टोकरी रख लेता है जब उसे ब्रेड्स को सेल करना होता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज बैम्बू अनाउंस हिज अराइवल। और उसके हाथ में एक बड़ी सी स्टिक होती है, जब वो चलता है तो उसे जोर जोर से जमीन पर मारता है, जिससे ठड ठड की आवाज आती है। He came in the morning with loaves of bread for elders and bread bangles for the children. बड़ों के लिए वो बहुत सारी ब्रेड्स लेके आता है और बच्चों के लिए राउंड कलर की ब्रेड, जिसे ब्रेड बेंगल्स भी बोलते हैं, और वो खाने में बहुत टेस्टी होती है और सभी बच्चों को वो बहुत पसंद होती है। No party, marriage or any religious festival could be thought of without the presence of the baker. गोवा में जितने भी फंक्शंस होते हैं, कोई भी मैरिज या पार्टी होती है, वहां पर बेकर के बिना कोई भी फेस्टिवल एंजॉय नहीं किया जाता। हर पार्टी में बेकर होता ही होता है, क्योंकि वहां पर सभी लोग ब्रेड खाना बहुत पसंद करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेकर फ्रॉम गोवा। सो नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले बोर्ड की प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, तो उनको हम जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डू द एल्डर्स इन गोवा स्टिल लव टू रिमेम्बर। जो लोग आज बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें ऐसी कौन सी चीज पसंद है जिसे वो बार बार याद करते हैं गोवा के बारे में। सो द आंसर इज, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पुर्तगीज पीपल हु यूज्ड टू लिव देयर। अब गोवा में जो बेकिंग का ट्रेडिशन है वो आया था पुर्तगीज के साथ, जब पुर्तगीज ने गोवा में रहना स्टार्ट कर दिया था। तो लोग आज भी उन पुर्तगीज डेज को याद करते हैं जब वहां पर बेकिंग हुआ करती थी। So they think of those good old days. They recall their famous loaves of bread. और वो आज भी उस loaves of bread को याद करते हैं जो वो मॉर्निंग में खरीदा करते थे और वो उनका डे टू डे लाइफ का पार्ट होता था। They recall the baker who used to make delicious loaves of bread for them. और वो आज भी उस बेकर को याद करते हैं जो सुबह सुबह उनके लिए ब्रेड लेके आता था। So this is all about this question. Next question, question number 2. Why did the baker and his family look happy and prosperous? गोवा में जितने भी बेकर थे वो सभी बहुत खुश दिखते थे और उनकी फैमिली बहुत ही वेल्दी थी। ऐसा क्यों? आंसर इज, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर और उनकी फैमिलीज होती थी, उन्हें कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनका जो ये ब्रेड बेकिंग का बिजनेस था, ये बहुत अच्छा चलता था गोवा में। They always looked happy. और जब उनका बिजनेस अच्छा चलता था, उनकी बहुत अच्छी कमाई होती थी, तो वो बहुत खुश भी रहते थे। Their plump physique was a clear testimony of the fact that the bakers were prosperous. Plump physique, plump means जितने भी बेकर्स होते थे वो देखने में बहुत ही फैटी होते थे, मीन्स मोटे होते थे, और ये इस चीज का क्लियर प्रूफ है कि जितने भी बेकर्स थे वो बहुत ही समृद्ध थे, मीन्स वेल्दी थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, What do we learn about the financial condition of the bakers of Goa? हमने पूरे चैप्टर से गोवा के बेकर्स की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में क्या पढ़ा? तो हमने क्या पढ़ा है कि वहाँ के जो बेकर्स थे वो बहुत ही प्रॉस्परस और वेल्दी थे। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। द बेकर्स ऑफ गोवा वर क्वाइट वेल टू डू, सभी अच्छी फैमिली से थे। दे हैड अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, मीन्स वो दिखने में बहुत ही हेल्दी थे, and looked quite happy, और बहुत खुश रहते थे। Question number 4. What are the different varieties of breads popular in Goa?
व्हाट ओकेजन्स आर दे एसोसिएटेड विद, गोवा में कौन कौन सी वेराइटीज की ब्रेड्स पॉपुलर थी और वो कौन कौन से ओकेजन्स के साथ एसोसिएटेड थी। सो आंसर इज द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेड पॉपुलर इन गोवा आर बोल, बोलिनास, सैंडविचेस एंड केक्स। तो ये वो सारी ब्रेड्स थी जो कि गोवा में पॉपुलर थी। अब बात करते हैं ओकेजन्स की कि कौन से ओकेजन पर कौन सी ब्रेड यूज होती थी। ऑन ओकेजन्स ऑफ पार्टीज, feasts, marriages and engagements, bowls and sandwiches are in great demand। तो अगर कोई भी मैरिज से रिलेटेड फंक्शन होता था या कोई पार्टी होती थी तो वहां पर बोल्स, जो कि एक मीठी ब्रेड होती है, और सैंडविचेस, ये बहुत डिमांड में होते थे। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, और जो बाकी के फेस्टिवल्स हैं उसमें केक्स और बोलिनास होते थे। सो पार्ट 2 इज कुर्ग। कुर्ग क्या है? एक बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन है कर्नाटका का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना। सीनिक ब्यूटी वहां पर बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक हिल स्टेशन है और हर तरह हरियाली ही हरियाली है। और जहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं वहां पर क्या होती है, बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना, मीन्स वहां पर वाइल्ड लाइफ भी है और बहुत सारे रेन फॉरेस्ट भी हैं। कुर्ग लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। कुर्ग इतना सुंदर है दिखने में कि ऐसा लगता है कि धरती पर ही स्वर्ग है। देयर आर हैवी रेन्स ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के टाइम वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। इट इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। अब कुर्ग की सबसे खास बात क्या है कि वहां पर बहुत अच्छे स्पाइसेस मिलते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और वहां पर बहुत सारी कॉफी प्लांटेशंस हैं। जो भी लोग कुर्ग में जाते हैं वो कहीं से भी गुजरे उन्हें वहां से कॉफी की खुशबू आती है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg। और कुर्ग में सबसे बड़ी जो रिवर है वो है कावेरी। Its wildlife includes kingfishers, squirrels, langurs, lories and elephants। कुर्ग में बहुत तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं और उसमें ये सभी एनिमल्स इंक्लूडेड हैं। सो कुर्ग में हमें किंगफिशर, स्क्विल्स, लंगूर्स, लॉरीज और एलिफेंट्स ये सभी देखने को मिलते हैं। जो कुर्ग के लोग हैं उनको कुर्गीज भी कहा जाता है और कोडागूज भी कहा जाता है। दे आर वेरी फ्रेंडली इन नेचर। कुर्ग के लोग बहुत ही अच्छी नेचर के होते हैं और जो भी लोग वहां घूमने जाते हैं वो उसकी बहुत हेल्प करते हैं। दे आर वेरी ब्रेव। और कुर्ग के लोगों को बहुत बहादुर माना जाता है। और इनकी एक खास बात है कि ये अपने पास कुछ वेपन्स रख सकते हैं जैसे कि पिस्टल, और उसके लिए इन्हें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। द ट्रेडिशनल ड्रेस इज अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट कॉल्ड कुपिया। अब जैसे हर स्टेट की एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, ऐसे ही कुर्गीज की भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसमें इंक्लूडेड है एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट और वेस्ट के आसपास एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट लगाई होती है जिसे कुपिया भी बोला जाता है, और वो मिलती जुलती है कुफिया से जिसे कि अरब लोग पहनते थे। तो इनकी जो ड्रेस है कुर्गीज की वो अरब लोगों से मिलती जुलती है। अब बात करते हैं कुर्गी आर्मी की। कुर्गी रेजिमेंट कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर्स इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जितनी भी रेजिमेंट्स हैं उसमें सबसे अच्छी डेकोरेटेड आर्मी है कुर्गी रेजिमेंट। फील्ड मार्शल कैरियप्पा, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, एंड जनरल थिमाया वर ऑल्सो कुर्गीज। सो मार्शल कैरियप्पा एंड जनरल थिमाया ये दोनों ही कुर्गीज थे और ये बहुत फेमस हैं इंडियन आर्मी में। So this is all about Kurg. Now we are doing some important questions. First is, what season is the best to visit Kurg? ये आया था 2015 के क्वेश्चन पेपर में। सो कौन सा सीजन है बेस्ट कुर्ग को घूमने के लिए? क्यों बोला गया है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश में हिल स्टेशन पर जाना बहुत ही डेंजरस होता है। सो द आंसर इज ड्यूरिंग मानसून्स देयर इज हेवी रेनफॉल। मानसून में वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। That is why many tourists don't visit the place during monsoon। इसीलिए मानसून में वहां बहुत ज्यादा विजिटर्स नहीं जाते। So the period between September and March is the best period for the visitors। So visitors को वहां कब जाना चाहिए? सितंबर से मार्च, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। फिर सितंबर में बारिश रुक जाती है तो उसके बाद का सीजन वहां हम घूम सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What are the stories regarding the origin of the Kodagu people? कोडागू पीपल के ओरिजिन के बारे में कौन कौन सी स्टोरीज हैं कि उनके जो पूर्वज हैं वो कौन थे? सो देयर आर 2 स्टोरीज अबाउट द कुर्गी डिसेंट और द ओरिजिन।
उनके ओरिजिन से रिलेटेड 2 स्टोरीज हैं। वन स्टोरी सेज दैट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक्स। एक स्टोरी कहती है कि उनके जो पूर्वज हैं वो ग्रीक्स थे। कैसे? Their martial traditions and their religious rites are like those of the Greeks. जो भी आज उनके रिलीजियस राइट्स हैं, जिस तरह का भी उनका ट्रेडिशन है वो ग्रीक्स से मिलता है, तो इसलिए कहा जाता है कि शायद ग्रीक्स उनके पूर्वज थे। लेकिन यहाँ पर एक और स्टोरी भी है। द अदर स्टोरी सेज दैट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द अरब्स। दूसरी स्टोरी कहती है कि उनके जो पूर्वज हैं वो अरब थे। कैसे? Their coat called kufiya resembles the kufiya worn by Arabs. कुर्गिज की ट्रेडिशनल ड्रेस है कुपिया, जो कि एक लॉन्ग कोट है ब्लैक कलर का, उस और वेस्ट के अराउंड वो पहनते हैं एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट। ये ड्रेस उनकी अरब्स की ड्रेस से मिलती है जिसको बोला जाता है कुफिया। सो इसलिए इन दोनों में रिजेम्बलेंस माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज What is the Greek theory about the descent of the Kodavu people? अब ये फिर से थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा और अलग है। कोडावू पीपल्स के ओरिजिन के बारे में ग्रीक थ्योरी क्या है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका 2015 के बोर्ड एग्जाम में आया था। It is believed that a part of Alexander's army moved south and settled in कुर्ग। अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो ये माना जाता है कि उसकी आर्मी का कुछ पार्ट साउथ में रुक गया था, क्योंकि कर्नाटका भी साउथ में ही पड़ता है। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गो बैक, तो उसकी आर्मी के कुछ लोग वहां से वापस नहीं गए। दे मैरिड अमंग द लोकल्स। तो अलेक्जेंडर की आर्मी के जो लोग वहां रुक गए थे, फिर वहां पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और वहीं के लोकल लोगों से उन्होंने मैरिज कर ली। इट इज क्लियर फ्रॉम द मार्शल ट्रेडिशंस एंड द रिलीजियस राइट्स ऑफ द कुर्गिज। और ये इसलिए माना जाता है क्योंकि कुर्गिज आज जो भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो ग्रीक्स से मिलता जुलता है। सो दे आर द सेम एज दोज ऑफ ग्रीक्स। सो नेक्स्ट इज पार्ट 3, टी फ्रॉम असम। तो ये पूरी स्टोरी असम के बारे में है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी टी प्लांटेशंस होती हैं और 2 दोस्त हैं और वो मिलकर असम जा रहे हैं। तो कौन है वो दोस्त? राजवीर वॉज गोइंग टू प्रांजोल्स हाउस इन असम। राजवीर और प्रांजोल 2 स्कूलमेट फ्रेंड्स हैं और प्रांजोल है असम का रहने वाला। तो इस बार गर्मियों की छुट्टियों में प्रांजोल ने अपने फ्रेंड राजवीर को असम बुलाया है। तो अब दोनों असम जा रहे हैं, क्या देखने के लिए? टी गार्डन्स देखने के लिए। Pranjal had invited him to spend the summer vacations with him at his house. प्रांजल ने राजवीर को अपने घर बुलाया है ताकि दोनों समर वेकेशन साथ में बिता सकें, और राजवीर की इच्छा थी कि वो टी गार्डन्स देख सके, तो वो भी उसकी पूरी हो जाएगी। राजवीर वॉज इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट टी। राजवीर टी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। सो इन दिस स्टोरी देयर आर 2 लेजेंड्स। राजवीर टोल्ड 2 लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। राजवीर को टी के बारे में जानना बहुत पसंद है, तो उसके बारे में वो कुछ ना कुछ छानबीन करता रहता है। तो प्रांजल को नहीं पता, लेकिन राजवीर उसको 2 स्टोरीज बताता है जो कि चाय से रिलेटेड बनी हुई हैं। सो फर्स्ट इज अ चाइनीज लीजेंड। देयर वाज अ चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक चाइनीज राजा था जो कि पानी को हमेशा बॉइल करके पीता था। One day when he was boiling water under a tree, a few leaves from the twigs fell into the pot. एक दिन जब वो उस पानी को बॉईल कर रहा था एक पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ की कुछ पत्तियां उस उबलते हुए पानी में गिर गई, और जैसे ही वो पत्तियां उस पानी में गिरी उसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आई, और जब उसने उस पानी को पिया तो वो बहुत टेस्टी था। तो उस टाइम से ये माना जाता है कि ये जो पत्तियां गिरी थी ये थी टी लीव्स। नाउ नेक्स्ट इज एन इंडियन लेजेंड। देयर वाज अ बुद्धिस्ट सेंट नेम्ड बोधिरामा। बोधिरामा नाम का एक संत था who cut off his eyelids when he felt sleepy during meditation. एक दिन बोधिरामा मेडिटेशन कर रहा था और उस टाइम उसे नींद आ गई, तो उसने अपनी आईलिड्स जो होती है हमारी आईज की पलकें, इनको कट कर दिया। तो जब वो पलकें उसने कट कर दी और वो जमीन पर जाकर गिरी, तो उसमें से 10 टी प्लांट्स वहीं पर ग्रो कर गए, उग गए। इस तरह से टी वॉज डिस्कवर्ड। सो दिस इज द अनदर स्टोरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमने बिल्कुल अभी अभी किया है, रिलेटेड टू द लेजेंड्स। व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी? ये क्वेश्चन मोस्टली आपको बोर्ड एग्जाम्स में आता है।
सो व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड? देयर वाज अ चाइनीज एम्प्रेस जो कि हमेशा पानी को बॉईल करके पीता था। तो एक दिन जब वो उस पानी को बॉईल कर रहा था, पेड़ की कुछ पत्तियां उसमें गिर गई और उसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। तो उस टाइम से ये माना जाता है कि ये थे टी लीव्स। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। What excited Rajveer? Why did Pranjal not share his excitement? जब राजवीर और प्रांजल टी गार्डन्स देखने जा रहे थे तो प्रांजल बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, लेकिन राजवीर बहुत एक्साइटेड था। ऐसा क्यों? Rajveer got excited to see a tea garden, but Pranjal didn't share his excitement because it was nothing new for him. राजवीर असम पहली बार जा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार टी गार्डन्स देखने वाला था। लेकिन प्रांजल, उसका जन्म वहीं पर हुआ है, उसने बचपन से वो सब कुछ देखा हुआ है, तो उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। He had been born and brought up on a plantation, जो वहीं पर पैदा हुआ है, जिसने बचपन से वो सब कुछ देखा है, तो उसके लिए कुछ भी एक्साइटेड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। राजवीर टी गार्डन्स को देखने के लिए क्यों एक्साइटेड था? फर्स्ट थिंग इज, वो टी गार्डन्स को अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा था। सेकंड, उसे टी गार्डन्स के बारे में पढ़ने में और उनके बारे में जानने की बहुत इच्छा रहती थी। So Rajveer had never seen a tea garden in his life. He was quite excited when he got a chance to see one. और उसको लाइफ में पहली बार चांस मिला था कि वो टी गार्डन्स को खुद लाइवली देख सकेगा। How does Rajveer describe the tea garden at देखियाबारी टी एस्टेट? जब राजवीर ने देखियाबारी टी एस्टेट को पहली बार देखा, जहाँ के प्रांजल के फादर काम करते थे, तो उसने उसको कैसे डिस्क्राइब किया? ये क्वेश्चन आपको 2014 में आया था। The tea garden at देखियाबारी was managed by प्रांजल्स फादर। प्रांजल के फादर देखियाबारी टी एस्टेट के मैनेजर थे, वही उसको संभालते थे। On both sides of the gravel road in देखियाबारी टी एस्टेट were acre upon acre of tea bushes। तो ये जो देखियाबारी टी एस्टेट थी, इसके चारों तरफ एकर्स ऑफ एकर्स लैंड्स में टी गार्डन फैले हुए हैं, हर जगह टी प्लांटेशंस थी। Groups of women pluckers with bamboo baskets on their backs were plucking the newly sprouted leaves। और राजवीर जहां भी देख रहा था वहां पर वुमेन प्लकर्स मीन्स वहां पर जो टी गार्डन्स हैं, उनकी जो टी की पत्तियां होती हैं, उनको तोड़ने के लिए कुछ लेडीज वहां जाती हैं और उन्होंने अपने सिर पर और कमर पर बैम्बू बास्केट ली होती हैं, और जैसे जैसे वो पत्तियां तोड़ती जाती हैं उसको बास्केट में डालती रहती हैं। तो हर जगह टी गार्डन्स थे और वुमेन प्लकर्स थी। सो नेक्स्ट चैप्टर इज मैडम राइड्स द बस। तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल वल्ली, जो कि एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है और उसके गांव में एक बस आती है, वो उस बस में ट्रेवल करना चाहती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे उसने उसमें ट्रेवल किया, कैसे वो अपने घर वालों को बिना बताए उसमें ट्रेवल करके वापस भी आ गई। तो फर्स्ट इज वल्लीज फिजिकल अपीयरेंस। वल्ली दिखने में कैसी है? Valli was a village girl. She was 8 years old. She had no playmate of her age. वल्ली एक गांव की लड़की है और वो बहुत ही छोटी है और 8 साल की है। She had no playmate of her age. वल्ली की एज का उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो खेल सके। She spent her time watching what was happening in the street outside। तो वो पूरा दिन अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती है और ये देखती है कि बाहर क्या हो रहा है। But Valli has a deep desire। उसके दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा है जिसे वो पूरा करना चाहती है। She wanted to travel by a bus which passed through her village street every hour। वल्ली अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं कि वहां से रोज एक बस गुजरती है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स जाते हैं और हर घंटे में वो बस वहां से निकलती है। पहले शहर की तरफ जाती है और फिर वहां से शहर से वापस गांव में आ जाती है। The bus took 45 minutes to reach the town and another 45 minutes to come back। तो जब वो बस यहाँ से जाती है तो 45 मिनट्स लगते हैं और वापस आते हैं तो भी 45 मिनट्स लगते हैं। So this is the distance जो कि वल्ली ने नोटिस किया हुआ था। And another thing is fare। इसमें किराया कितना लगता है? एक साइड जाने का लगता है 30 पैसे। तो अगर वल्ली को शहर जाना है और वापस आना है तो उसको टोटल पैसे चाहिए 60 पैसे। Valli found out these details by listening to those who use the bus regularly। अब वल्ली ने ये सारी डिटेल्स कहाँ से कलेक्ट की?
जब उस बस में से पैसेंजर्स उतरते थे और वो आपस में बातें करते थे तो वल्ली उनको ध्यान से सुनती थी कि कितना टाइम लगता है और कितने पैसों की जरूरत है। सो वल्ली फाइनली डिसाइड कर लेती है कि उसे इस बस में जाना है, तो वो अपने सारी इच्छाओं को मारकर कुछ पैसे जोड़ लेती है और फाइनली वो एक दिन इस बस में ट्रेवल करती है। उसका सफर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सबको लगता है कि वो एक बहुत छोटी सी बच्ची है, उसके साथ कोई क्यों नहीं आया और वो बार बार बस की सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है। और जो बस का कंडक्टर है वो भी उसे मैडम करके बुलाता है और उसका बार बार मजाक उड़ाता है। तो समटाइम्स वल्ली बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में वल्ली भी उस कंडक्टर के साथ बहुत फ्रैंक हो जाती है। वल्ली बस राइड को बहुत इंजॉय करती है और बहुत ही खुश होती है। जब वल्ली उस बस से वापस आ रही थी तो वो देखती है अ काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, कि रोड की साइड पे एक काउ है वो मरी हुई है। दिस वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, क्योंकि वल्ली बहुत छोटी सी है, वो इसको देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। इट वॉज द सेम काउ शी हैड सीन रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन हर ट्रिप टू टाउन। और ये वही काउ है जब वल्ली अपने गांव से शहर जा रही थी तो वो रास्ते में भाग रही थी और उस काऊ को भागते हुए देखकर वल्ली बहुत खुश होती है और उछलने लगती है। और यही सेम काऊ जब वापस आई है वल्ली शहर से, यही सेम काऊ अब मर चुकी है। तो वल्ली इस चीज को देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। द सैड साइट किल्ड वल्लीज ऑल एंथुजियाज्म, तो अब वल्ली में जितना भी जोश था शहर देखने का, बस में घूमने का, वो सब मर जाता है। नाउ शी सैट डाउन ऑन हर सीट एंड स्टिक टू इट, अब वो बार बार अपनी सीट पर खड़ी नहीं होती और चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। इट वॉज अ हॉरिबल साइट, बस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उसने अपनी इच्छा भी पूरी कर ली, लेकिन ये जो काऊ की डेथ वल्ली ने देखी इतनी छोटी एज में, ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। So that was all about the story Madam Rides a Bus. Now we'll do the important question. So first important question is, what was the source of unending joy for Valli? What was her strongest desire? ये बहुत important question है, 2012 में आया था और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा क्या था जिसे देखकर वल्ली बहुत ही खुश होती रहती थी पूरा दिन, और उसकी सबसे बड़ी डिजायर क्या थी? द आंसर इज अ बस पास थ्रू वल्ली स्ट्रीट एवरी आवर। वल्ली के विलेज से एक बस हर 1 घंटे में निकलती थी। इट रन बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, और ये बस पास के एक शहर तक जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। इट हैड अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, जब भी वो बस हर घंटे के बाद आती थी उसमें हर बार नए नए पैसेंजर्स होते थे और इस चीज को देखकर वल्ली बहुत खुश होती थी। द साइट ऑफ दिस बस वॉज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के साथ खेलने वाले कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो वल्ली इसी बस को देखकर बहुत खुश होती रहती थी। हर डीपेस्ट डिजायर वॉज टू ट्रेवल बाय दिस बस, और उसकी सबसे बड़ी सबसे डीप डिजायर थी कि कभी ना कभी वो भी इस बस में बैठ पाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? अब वल्ली बहुत ही छोटी सी है, 8 साल की थी, लेकिन फिर भी कंडक्टर उसे मैडम करके बुला रहा था, ऐसा क्यों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज, वल्ली इज एन 8-year-old गर्ल, द कंडक्टर ऑफर्स टू हेल्प हर गेट ऑन द बस, बट वल्ली सेज दैट शी डजंट नीड एनी हेल्प। वल्ली एक 8 साल की बच्ची है और जब वो बस में ट्रेवल करने के लिए जाती है तो कंडक्टर उसको हेल्प करने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ बस में चढ़ने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत छोटी है। लेकिन वल्ली बहुत गुस्से से मना कर देती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद से आऊंगी। द कंडक्टर सीज दैट शी इज अ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल। अब कंडक्टर ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही कॉल्स हर मैडम जस्ट आउट ऑफ जेस्ट, तो जस्ट उसका मजाक करने के लिए कंडक्टर उसको मैडम कह के बुलाता है, क्योंकि वो एज में तो बहुत छोटी है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बड़ों जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? जब वल्ली की बस शहर पहुंच जाती है, वहां कुछ देर के लिए रुकती है, तो वल्ली वहां पर बस से नीचे क्यों नहीं उतरी ड्रिंक लेने के लिए? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? तो इससे हमें वल्ली के बारे में क्या पता चलता है? आंसर इज, वल्ली हैड मनी फॉर हर टिकट ओनली। सबसे पहली बात, वल्ली के पास पैसे ही नहीं थे कि वो कोई और चीजें खरीद सके। उसके पास सिर्फ 60 पैसे थे। 30 पैसे उसने जाने के दे दिए और 30 पैसे उसके पास घर वापस आने के लिए। तो उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो बस से नीचे उतरकर कुछ खा पी सके। शी हैड नो मनी टू बाय अ ड्रिंक फॉर हरसेल्फ। द कंडक्टर ऑफर्ड टू बाय वन फॉर हर, बट द गर्ल रिफ्यूज्ड फर्मली।
सो कंडक्टर ने उसको ऑफर किया कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले आता हूँ, लेकिन वल्ली इसके लिए बहुत प्यार से मना कर देती है कि उसे ड्रिंक नहीं चाहिए। इट शोज दैट वल्ली वॉज अ चाइल्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब छोटे बच्चे तो खाने पीने की चीजों को देखकर ना नहीं कर पाते, लेकिन वल्ली ने मना कर दिया, तो इससे हमें पता चलता है कि वल्ली बहुत ही स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड थी। एंड शी ऑल्सो हैज सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी, इसीलिए उसने फ्री का कुछ भी खाने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड वल्ली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। ये अभी रिसेंट 2016 में आया था। वल्ली ने कैसा रिएक्शन दिया जब उसने उसी काऊ को देखा जिसे देखकर वो बहुत हंस रही थी, और जब वो वापस आई तो वो वहां पर डेड पड़ी हुई थी, तो उसका क्या रिएक्शन था। वल्ली सॉ अ काऊ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड। It was the same cow she had seen running in front of the bus on her trip to town. जब वल्ली ट्रिप से वापस आ रही थी तो उसने देखा रोड के किनारे एक काऊ मरी हुई है, और ये वही काऊ थी जब वो शहर की तरफ जा रही थी उनकी बस, तो वो बस के आगे आगे भाग रही थी, और जो ड्राइवर है वो जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था और काऊ और जोर से भाग रही थी। तो वल्ली इस सब को देखकर बहुत जोर जोर से हंस रही थी। The sad sight killed Wally's all enthusiasm. लेकिन ये देखकर वल्ली बहुत ही डर जाती है और घबरा जाती है कि लाइफ कितनी शॉर्ट है, ये एनिमल जो इतने अच्छे से भाग रहा था और इसको देख के मैं इतनी खुश थी, अब ये मर गई है काऊ। Now she sat down on her old seat and remained glued to it. अब वल्ली बहुत ही उदास हो जाती है और अब उसमें कोई जोश नहीं रहता, तो वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है और वहां से हिलती नहीं है। So next is the sermon at Banaras. So this is the story about a son who died. कीसा गौतमी's only son had died. कीसा गौतमी नाम की एक लेडी है और उसका एक ही बेटा था और उसकी डेथ हो जाती है। She went from house to house asking people for some medicines to revive her son. उसके बेटे की डेथ होने के बाद कीसा गौतमी हर घर जाकर मेडिसिन मांगती है, कोई ऐसी मेडिसिन जिससे उसका बेटा फिर से जीवित हो जाए। She doesn't get it from anyone because no one and nothing can bring the dead back to life. लेकिन उसे किसी से भी ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो एक बार मर गया वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता। Selfishness is when we are only concerned about ourselves. Our pain and loss makes us ignore the sufferings of others. So this is called selfishness. हम जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें लगता है कि हमारा ही दुख सबसे बड़ा है, और जब हम सेल्फिश हो जाते हैं तो हम दूसरों की तरफ देखना बंद कर देते हैं। कीसा गौतमी had become selfish because she was thinking only about her own grief. इस टाइम कीसा गौतमी भी सेल्फिश हो जाती है क्योंकि वो इस टाइम सिर्फ अपने दुख के बारे में सोच रही है कि मेरा एक ही बेटा था और वो भी मर गया, तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे बुरा उसी के साथ हुआ है। So the most important thing in this lesson is about the Buddha's lesson. The Buddha had understood that कीसा गौतमी's grief had blinded her. So बुद्धा को समझ आ जाता है कि जो कीसा गौतमी है उसके दुख ने उसको अंधा कर दिया है। किस बारे में? अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ। कीसा गौतमी के इकलौते बेटे की डेथ हो गई है, तो इस चीज से वो इतनी परेशान हो गई है कि उसे यही नहीं समझ आ रहा कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना भी है, डेथ को कोई भी रोक नहीं सकता। He wanted to teach her that man is subject to death and death is common to all. So वो उसे ये पाठ पढ़ाना चाहते थे कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है और जो यहाँ पर आया है उसे जाना ही होगा। So he asked her to bring a handful of mustard seeds from house where no one ever died. So बुद्धा कीसा गौतमी को कहते हैं कि तुम किसी भी एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लेके आओ जहां पर किसी भी घर में कभी किसी की डेथ ना हुई हो। तो अब ऐसा बुद्धा ने क्यों किया? क्योंकि वो उसको एक सबक सिखाना चाहते थे। क्या ऐसा कोई घर हो सकता है जहां कभी किसी की डेथ ना हुई हो? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो कीसा गौतमी घर घर जाती है लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। तो जब कीसा गौतमी घर घर जाकर वापस आ जाती है और उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता, तब उसे समझ आता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे वापस जाना ही होगा, और सिर्फ वो ही अकेली ऐसी नहीं है जो बहुत दुखी है, और भी बहुत लोग हैं जो उससे भी ज्यादा दुखी हैं। So another thing is Siddharth's meditation. Siddhartha was moved greatly by the sorrows and the sufferings of the people. So
गौतम बुद्ध ने बार बार ट्रेवल किया और देखा कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। He wandered for 7 years seeking enlightenment. तो वो 7 साल तक घूमते रहे और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। His 7 days long meditation under a peepal tree brought him spiritual knowledge. और बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन करने के बाद उनके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज आ गई थी। स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स लाइफ का असली सच क्या है। अभी अभी आपने चैप्टर की समरी सुनी है, होप आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, after her son dies, why does Kisa Gautami go from house to house? Why does she not get what she wants? कीसा गौतमी के ओनली सन की डेथ होने के बाद वो घर घर क्यों गई और जो वो चाहती थी वो उसे क्यों नहीं मिला? कीसा गौतमी आस्क्ड फॉर अ मेडिसिन टू क्योर हर सन। कीसा गौतमी अपने सन की डेथ होने के बाद घर घर मेडिसिन लेने के लिए गई थी। कौन सी मेडिसिन? ऐसी मेडिसिन जिससे उसका जो बेटा है वो फिर से जीवित हो जाए। She doesn't get the medicine because there is no medicine to bring the dead back to life. और उसे ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती क्योंकि ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है जो जीवित आदमी को जिंदा कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 is, what did the Buddha want Kisa Gautami to understand? ये 2015 में क्वेश्चन आया था। बुद्धा कीसा गौतमी को कौन सा कंसेप्ट समझाना चाहते थे? The Buddha wanted to make her understand that death is the common end of all. बुद्धा कीसा गौतमी को समझाना चाहते थे कि जितने भी लोग इस संसार में हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, डेथ सबके लिए कॉमन है। There can be no medicine that can bring the dead back to life. और आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है और ना ही बनेगी जो कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके। The Buddha wanted Kisa Gautami to understand this very fact of life. तो बुद्धा यही फैक्ट कीसा गौतमी को समझाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how did Kisa Gautami realize that life and death is a normal process? ये क्वेश्चन बहुत ही रिसेंट आया है 2019 में, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। कीसा गौतमी ने कैसे रियलाइज किया कि बर्थ और डेथ ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है? द आंसर इज, The Buddha asked Kisa Gautami to bring a handful of mustard seed from house where no death had ever taken place. बुद्धा उसको ये पाठ पढ़ाने के लिए बोलते हैं कि तुम घर घर जाओ और मस्टर्ड सीड लेके आओ उस घर से जहां पर कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। कीसा गौतमी फेल टू फाइंड एनी सच हाउस, लेकिन कीसा गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहां कभी किसी की डेथ ना हुई हो। Thus, she came to realize that life and death is a common process. तो इससे कीसा गौतमी को फिर से समझ आ जाता है कि लाइफ एंड डेथ या फिर बर्थ और डेथ एक कॉमन सा प्रोसेस है। जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी कभी ना कभी जरूर होगी। एंड दैट डेथ इज द कॉमन एंड ऑफ ऑल। और जितने भी दुनिया में लोग हैं सभी का एक कॉमन एंड है, वो है डेथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, How do you usually understand the idea of selfishness? आपको idea of selfishness से क्या समझ आया? Do you agree with Kisa Gautami that she is being selfish in her grief? क्या आपको लगता है कि कीसा गौतमी अपने दुख में selfish हो गई थी? The answer is, selfishness usually means thinking of oneself only without caring for the interest of others. सेल्फिशनेस से हमें ये समझ आता है कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनकी तरफ हम देखते भी नहीं है। We can't say that कीसा गौतमी was selfish in her grief, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कीसा गौतमी सेल्फिश हो गई थी। She was only ignorant of a hard reality. सिर्फ उसे इस हार्ड रियलिटी, कौन सी हार्ड रियलिटी कि डेथ ही सबका एंड है, इस हार्ड रियलिटी को वो रियलाइज नहीं कर पा रही थी। In her grief, she had forgotten the fact that the dead can't be brought back to life. वो अपने बेटे की डेथ से इतनी परेशान हो गई थी, उसकी डेथ से इतनी अंधी हो गई थी कि उसे लग रहा था कि शायद कोई ऐसी मेडिसिन हो जिससे उसका बेटा फिर से जीवित हो जाएगा, और ये भूल गई थी कि ऐसी कोई मेडिसिन है ही नहीं कि उसका बेटा जीवित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एक बार मर गया वो कभी जीवित नहीं हो सकता। ऑल द चैप्टर्स आर डन। लास्ट इज द प्रपोजल, जो कि प्ले है। इट इज अ ह्यूमरस प्ले। इस पूरे प्ले को पढ़ के हमें बहुत ही हंसी आती है और ये बहुत कॉमिकल है। वाई? बिकॉज जो रियल पर्पस था प्रपोजल का वो तो होता ही नहीं है। पूरे प्ले में उनका आपस में लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता है। चुबकोव एंड लोमोव आर नेबर्स। ये कहानी है
तीन लोगों के बारे में, उसमें से दो हैं चुबुकोव एंड लोमोव जो कि आपस में नेबर्स हैं। दे आर बोथ लैंड ऑनर्स, और ये दोनों ही लैंड ऑनर्स हैं, इनके पास बहुत सारी जमीन है और ये बहुत ही रिच हैं। चुबुकोव हैज अ यंग डॉटर नेम्ड नटाल्या। जो चुबुकोव है वो काफी एजेड है, काफी बूढ़ा आदमी है, और उसकी एक यंग डॉटर है नटाल्या। शी इज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, और उसकी एज है 25 ईयर्स, जो कि अराउंड मैरिजेबल एज है। लोमोव इज अ यंग मैन ऑफ 35। लोमोव जो है वो 35 ईयर्स का है। ही कम्स टू चुबुकोव्स हाउस इन ऑर्डर टू प्रपोज हिज डॉटर। सो लोमोव चुबुकोव के घर आया है उसकी डॉटर नटाल्या को प्रपोज करने के लिए। बट ऑल थ्री आर क्वेरलसम बाय नेचर, लेकिन ये तीनों ही चुबुकोव, नटाल्या एंड लोमोव, ये तीनों ही बहुत झगड़ालू हैं नेचर के। तो प्रपोज होने से पहले ही तीनों का आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं उनका पहला झगड़ा किस बात को लेके होता है। फर्स्ट दे एंटर इनटू एन आर्गुमेंट ओवर द ओनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। सबसे पहले उनका झगड़ा होता है ऑनरशिप ऑफ लैंड के पीछे। लोमोव की लैंड है ऑक्सन मीडोज, उसके पीछे झगड़ा हो जाता है। लोमोव कहता है वो लैंड मेरी है, नटाल्या कहती है कि नहीं वो तो बरसों से हमारी है। तो इस बात पर झगड़ा चलता रहता है। लोमोव फॉरगेट्स ऑल अबाउट द प्रपोजल ही हैज कम टू मेक, और जैसे ही झगड़ा स्टार्ट होता है लोमोव प्रपोजल के बारे में भूल ही जाता है। He says that he has papers to prove his ownership of the land. लोमोव कहता है मेरे पास ऑक्सन मीडोज के पेपर हैं और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ऑक्सन मीडोज मेरी है, लेकिन नटाल्या इस बात को मानती ही नहीं है, और चुबुकोव भी कहता है कि ऑक्सन मीडोज उनकी है। They shout and call each other names. अब दोनों पार्टीज एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाती हैं। एक तरफ है चुबुकोव और उसकी डॉटर नटाल्या, और दूसरी तरफ है लोमोव। दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर चिल्लाती हैं और एक दूसरे को गालियां भी देने लग जाती हैं। इवन बिफोर द क्वेरल इज सेटल्ड दे हैव अनदर क्वेरल। अब ये लड़ाई बंद नहीं हुई कि इससे पहले दूसरी स्टार्ट हो गई। अब ये दूसरी लड़ाई किस बारे में है? नाउ इट इज अबाउट द ब्रीड ऑफ देयर डॉग्स। अब लोमोव और नटाल्या दोनों के पास एक एक डॉग है। अब ये लोग उनके बारे में लड़ाई झगड़ा करेंगे। Each claims his dog to be a superior breed. लोमोव कहता है कि उसका डॉग अच्छी ब्रीड का है, नटाल्या कहती है कि उसका डॉग अच्छी ब्रीड का है। दोनों एक दूसरे के डॉग की बुराई करने लग जाते हैं। अब जब फिर से बहुत ज्यादा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, लोमोव को प्रॉब्लम है पैलिपिटेशंस की। पैलिपिटेशंस मीन्स एकदम से उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। इतना झगड़ा होने के बाद लोमोव एकदम से बेहोश हो जाता है। Lomov is a serious type of person. While quarreling with Natalia and her father, he faints. अब लोमोव यहाँ पर बेहोश हो गया है। Natalia begins to cry that now there was nobody to propose her. This is purpose. Purpose नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रपोज। तो नटाल्या को जैसे ही पता चलता है कि लोमोव यहाँ उसको प्रपोज करने आया था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लग जाती है, और वो अपने फादर चुबुकोव को बोलती है कि मुझे लोमोव से ही शादी करनी है, अभी उसे यहाँ बुला के लाओ और जल्दी से इसे ठीक करो। As soon as Lomov comes to himself, जैसे ही लोमोव को होश आता है, चुबुकोव puts his daughter's hand into Lomov's hand. अब चुबुकोव भी नटाल्या से बहुत परेशान हो गया है, तो जैसे ही लोमोव को होश आता है वो नटाल्या का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है। Thus the proposal is accepted without being made, और रियलिटी इज लोमोव वहां प्रपोज करने आया था लेकिन वो प्रपोज कर ही नहीं पाया, वो तो बेहोश हो गया था, और वो भी बेहोशी से उठा ही था कि चुबुकोव ने नटाल्या का हाथ लोमोव के हाथ में दे दिया। तो इस तरह से प्रपोजल नहीं किया गया लेकिन फिर भी हो गया। सो प्रपोजल इज एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग मेड। लोमोव ने प्रपोज नहीं किया, फिर भी नटाल्या ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्ले। नाउ लेट्स डू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। हु इज लोमोव? व्हाई डज ही विजिट चुबुकोव? ये 2010 में आया था। लोमोव कौन था और वो चुबुकोव के घर क्यों आया था? सो लोमोव इज अ यंग मैन ऑफ 35। वो 35 ईयर्स ओल्ड है लोमोव। He is still unmarried, और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। He is Chubukov's neighbor, वो चुबुकोव का पड़ोसी है। चुबुकोव has a daughter named Natalia, चुबुकोव की डॉटर है नटाल्या जो कि 25 ईयर्स की है। लोमोव wants to propose to her for marriage, और लोमोव चुबुकोव के घर उसकी डॉटर नटाल्या को प्रपोज करने आया मैरिज के लिए। That is why he comes to Chubukov's house. So this is the purpose of Lomov. Question number 2.
How did Chubukov react when Lomov expressed his desire to marry his daughter? ये 2019 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही चुबुकोव को पता चलता है कि लोमोव उसकी डॉटर को प्रपोज करने आया है, तो चुबुकोव कैसे रिएक्ट करता है? When Chubukov came to know that Lomov had come with a desire to marry his daughter Natalia, his angry tone changed at once. जैसे ही चुबुकोव को पता चलता है कि वो वहां उसकी डॉटर को प्रपोज करने आया है, उसकी गुस्से भरी टोन एकदम से प्यार में बदल जाती है। He went mad with joy, और चुबुकोव खुशी से पागल हो जाता है। He said that his daughter was already in love with him, और चुबुकोव लोमोव को बताता है कि नटालिया तो पहले से ही लोमोव से शादी करना चाहती है। He said to him, I have always loved you, my angel, as if you were my son. और चुबुकोव उसको कहता है बटरिंग के लिए, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। और चुबुकोव ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि चुबुकोव खुद भी एक रिच लैंडलॉर्ड है और लोमोव भी रिच लैंडलॉर्ड है, और रिच फैमिलीज में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने बच्चों की शादी रिच फैमिलीज में ही करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो वेल्थ है वो और ज्यादा बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 4, Why does Natalia quarrel with Lomov? What is the result? नटालिया और लोमोव के बीच में किस बात पर झगड़ा होता है और इसका क्या रिजल्ट निकलता है? तो इनके बीच में 2 बार झगड़ा हुआ है, पहले ऑक्सन मीडोज को लेके और बाद में उनकी डॉग्स की ब्रीड को लेके। लोमोव कम्स टू नटालियाज हाउस टू प्रपोज हर। लोमोव नटालिया को उसके घर प्रपोज करने आया था। While talking to her, he says that his oxen meadows touch Natalia's birch woods. जब लोमोव नटालिया से बात कर रहा था तो वो कहता है कि मेरी ऑक्सन मीडोज तुम्हारी बर्च वुड के साथ टच करती है। At this, नटालिया says angrily, oxen meadows are not yours. और जैसे ही नटालिया को पता चलता है कि लोमोव ऑक्सन मीडोज को अपनी बता रहा है, वो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करती है। वो कहती है कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारी नहीं है, दे आर आर्स। ऑक्सन मीडोज हमारी है। तो जो रियलिटी में लोमोव की लैंड है ऑक्सन मीडोज, नटालिया उसको अपना बताने लग जाती है और वहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। द आर्गुमेंट टर्न्स सो हॉट दैट लोमोव बिकम्स नर्वस, ही स्टैगर्स आउट ऑफ द हाउस। आर्गुमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोमोव घबरा जाता है, क्योंकि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, पैलिपिटेशंस की, और वो घबरा के घर से बाहर चला जाता है। दिस इज द रिजल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5, Why did Natalia feel surprised when Lomov paid a visit to her house? This question came in 2019. जब लोमोव नटालिया के घर आता है तो नटालिया सरप्राइज क्यों हो जाती है? Answer is, Natalia felt surprised when Lomov paid a visit to her house. The reason of her surprise was that Lomov had come there in a formal evening dress. नटालिया इसलिए सरप्राइज हो जाती है क्योंकि लोमोव वहां पर बहुत अच्छा फॉर्मल सूट पहन के आया है और वो पूरी तैयारी के साथ आया है। नटालिया आस्क्ड लोमोव इफ ही वाज गोइंग टू अ डांस पार्टी। तो नटालिया बहुत सरप्राइज हो जाती है कि वो इतना तैयार होके क्यों आया है। नटालिया ये भी पूछती है कि क्या लोमोव एक डांस पार्टी में जा रहा है, बट एक्चुअली वो डांस पार्टी में नहीं जा रहा था, वो वहां उसको प्रपोज करने आया था। लास्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Is Natalia really a lovesick cat as called by her father? क्या नटालिया सच में एक लवसिक कैट थी जैसा कि चुबुकोव ने उसको प्ले में कहा है? It is so. Why does she quarrel with Lomov? अगर ऐसा है तो वो बार बार लोमोव से झगड़ा क्यों करती है? Natalia is a young girl of 25 years. She lives in the neighborhood of Lomov. नटालिया एक यंग गर्ल है जो कि सिर्फ 25 years old है और उसका नेबर है लोमोव। She is a good housekeeper and is not bad looking. वो घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है और दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है। She is still unmarried and is thirsting for love. नटालिया अभी भी अनमैरिड है और वो चाहती है कि जल्दी से उसे कोई प्रपोज करे। Her father calls her a love sick cat. इसीलिए उसके फादर उसको एक लव सिक कैट बोलते हैं। She is very abusive and quarrelsome. नटालिया एक लव सिक कैट तो थी, वो चाहती थी कि कोई भी आए और उसको प्रपोज करे और जल्दी से उसकी मैरिज हो जाए, लेकिन उसका जो नेचर है वो बहुत ही झगड़ालू था। शी इज क्वेरलसम बाय नेचर, इसीलिए वो बार बार लोमोव के साथ लड़ाई झगड़ा करती रही और उसने वो सारा काम खराब कर दिया। सो दिस इज द एंड। वी हैव डन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले की बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर्स में आए हैं और हमने सभी चैप्टर्स की थोड़ी थोड़ी समरी की है। होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू। अच्छे से जरूर पढ़ें और अच्छी तैयारी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टर्म 2 का पूरा सिलेबस हमारा कवर हो गया है। चैप्टर्स की वीडियो ये अलग है, इससे पहले मैंने पोएम्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है और जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके ऊपर भी अलग वीडियो बनाई है। उसका लिंक नीचे और ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उनको भी जरूर देखें। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।